देखो अभी हम सिलेबस और मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ से जो GS1 है इस बार क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, दूसरी बात इसमें कि पेपर कैसा था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे रहे। तो सबसे पहले तो देखो, देखने में ना फर्स्ट इंस्टांस में आप देखोगे ऐसा लगता है कि बड़ा डायरेक्ट सा पेपर है, आसान सा पेपर है। ठीक है, टॉपिक्स जो है, टॉपिक्स का ऐसा रहेगा कि जिसे पहले क्या होता था कि डायरेक्ट सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक्स है, लाइंस है, वो आ जाती थी। धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसमें जा रहे हैं, उसके अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा कि आपने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हो, और दूसरी बात कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि आपको वहीं बैठ के सोच के लिखने पड़ेंगे। तो डाटा तो ठीक है आपके पास है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी है जो उस टाइम पर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी बदल के रखनी पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप इसको लिख देखने में बड़े आसान लगते हैं, जैसे होता है कि जनरल से पॉइंट्स है, उसमें यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो। अगर आप किसी क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आंसर भी कर सकते हो। क्योंकि एक चीज देखो ना, जब आपने आंसर करना है, और ऐसा भी नहीं ऑब्वियसली आंसर लिख लोगे, बात पता है क्या है, हमको उससे मार्क्स खींचने हैं। तो ऐसे क्या फैक्ट्स डालें कि मार्क्स आए, इस तरह से क्वेश्चंस को देखो। बस ऐसे नहीं देखना अच्छा ये क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि वो चीज अगर सुनी सुनी है तो ऐसा लगता है तो आसान चीज है मैं लिख दूंगा। मेन बात क्या है, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हो ये चीज सोचो मैं ऐसा इसमें क्या लिखूंगा कि मेरे को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, ये वाला पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि कितने मार्क्स कौन से पार्ट से आए थे। हिस्ट्री के अंदर आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इस ये आया था 4 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि मेन हम देखते हैं ना हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा, ये टोटल 32 मार्क्स का है। एक 20 मार्कर था, बाकी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री 32 मार्क्स की हो जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमारी 8 मार्क्स की है। और ऐसे हिस्ट्री में हिमाचल हिस्ट्री भी होती है। ठीक है, हिमाचल की हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से है ना, हिमाचल की हिस्ट्री का अलग से यूनिट है। तो इसमें अराउंड 24 क्वेश्चंस थे हिमाचल हिस्ट्री से। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अगर हम देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर ओवरऑल देखेंगे 32 मार्क्स का है। डिजास्टर इसमें जोड़ना है तो डिजास्टर अलग से यूनिट होता है, इसमें भी हर बार की तरह 8 मार्क्स ना, 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। वैसे ही ज्योग्राफी के अंदर अगर आप हिमाचल जोड़ देते हो, ठीक है, हिमाचल की भी ज्योग्राफी है, ठीक है, तो वो आपका 32 मार्क्स का आया था। अलग अलग यूनिट्स है ना, जैसे हिस्ट्री है, 2 हिस्ट्री के यूनिट्स है, उसके बाद एक हिमाचल हिस्ट्री का यूनिट है, फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद हिमाचल ज्योग्राफी का है, फिर सोसाइटी है, तीसरा थीम आपका इसमें सोसाइटी का थीम है। इसके अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे अराउंड 20 मार्क्स के, इसमें सोसाइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसी में जैसे हिमाचल की सोसाइटी है, तो हिमाचल की सोसाइटी के 32 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके अंदर एक गवर्नेंस एस्पेक्ट भी होता है, गवर्नेंस के 8 मार्क्स का था जो गवर्नेंस आया था। जो आपका सब्जेक्ट 2 है उसमें क्या बात होती है, कोर वैल्यू इन पब्लिक सर्विस, है ना। तो कोर वैल्यू इन पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस है, वहां पर गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी, तो इस वजह से कि ठीक है गवर्नेंस यहाँ पर था, उसके अंडर इन्होंने पूछा है। ठीक है, हाँ, इंक्लूसिव का अगर आप शब्द को समझे तो फिर वो टू के अंदर होता है। यहाँ ओवरऑल अगर आप देखोगे, है ना, कि इसमें हिमाचल को अगर आप ऐड करो तो हिमाचल हिमाचल कितना हो गया यहाँ पर, ये 24, 32 तो अराउंड आपका ये 88 है ना। तो 88 मार्क्स का आपका 200 में से हिमाचल के से कनेक्टेड एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए। देखो पहला थीम क्या होता है यहाँ पर,
ये हिस्ट्री का थीम है। सबसे पहला जो यूनिट 1 सब यूनिट 1 है, इसमें लिटरेचर आर्ट फॉर्म्स हमारे कल्चर से स्टार्ट होता है। लिटरेचर आर्ट फॉर्म्स है, इसके अंदर स्पेसिफिकली क्या पूछा गया था, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट जैन लिटरेचर। तो प्रश्न 4 नंबर का है ना, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि हाँ देखो ये तो हमको पता होना ही चाहिए था कि जैन लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो प्रश्न क्या है कि जैन लिटरेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, किसी भी चीज का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उसकी इंपॉर्टेंस बन जाता है ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो देख रहे हो थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं चीजों पे, ऐसा भी नहीं कि बस सिर्फ ये बताओ कि कौन से हैं, साथ में कि उनके इंपॉर्टेंस भी बताओ। फिर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसके अंदर अगर हम देखें मिड 18th सेंचुरी टू 1980, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे हम देखते हैं ना हिस्ट्री है तो हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है, तो उसके अंदर सर जॉन लॉरेंस है ना, इनके पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, ठीक है, फेमाइन्स हुई थी, अफगानिस्तान में इश्यूज हुए थे, ठीक है, तो वो अफगानिस्तान से तो नहीं करते थे लड़ाई, ठीक है ना, तो इनकी पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की, तो है ना, तो मेजर मेजर चीजें क्या रही है। Give a detailed account of the rise of modern industry in India during British rule. जो अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय पर कौन कौन सी, तो एक तो इसमें क्या बोला हुआ है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज उस टाइम पर डेवलप करी है, ठीक है। पहले तो ये कि कौन सी डेवलप करी, और दूसरा एस्पेक्ट कि स्लो क्यों डेवलप करी। जैसे हम बात करते हैं ना कि ब्रिटिशर्स वर अ रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जिस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी वो इन्होंने नहीं होने दी, तो वही स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्यों हुई। अनबैलेंस्ड क्यों, देखो हर जगह पर हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप करें इंडिया के अंदर, नहीं, कुछ ही जगहों पर डेवलप हुई है, पोर्ट के पास थी, ठीक है, रेलवे वगैरह जब गई है उसकी वजह से, बट स्लो भी क्यों हुई है। जैसे हम बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यहाँ का सामान है सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के बाहर बेच रहे हैं, वहां से मशीन के गुड्स यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल स्लो क्यों हो रहा है और अनबैलेंस्ड क्यों है, इन दोनों चीजों पे, और उससे पहले कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस टाइम पर डेवलप करी थी, ठीक है, तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके है, ठीक है। फिर हम बात करें फ्रीडम स्ट्रगल, इसके स्टेजेस और रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज, तो इसमें दो पर्सनालिटीज है जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन सी है, तो यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष जी एसोसिएटेड है, न्यूज़पेपर लिखते थे, सोशल राइटर थे। डिस्कस द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख जी, ठीक है, तो बिल्कुल जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन पे प्रश्न नहीं है, थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और है 4-4 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, तो 4-4 मार्क्स में पूछे इन्होंने। फिर हम बात करें कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इस सब के अंदर इन्होंने एक 8 मार्कर पूछा है यहाँ पे ना, कंसेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्रिटिकल नोट लिखना था कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी सेलिएंट फीचर्स क्या है, ठीक है, आइडिया क्या है, पहले तो ये बताना है आइडिया क्या है सोशलिज्म का, और फिर इसके अंदर कि सोशलिज्म की सेलिएंट फीचर्स, ठीक है, और क्रिटिकली लिखना है, क्रिटिकल नोट इसके अंदर लिखना था समाजवाद का कैसे इवॉल्व, और कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स। फिर हिमाचल की बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री के एस्पेक्ट है, इसके अंदर हिमाचल हिस्ट्री है ना, हिमाचल हिस्ट्री के कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहेंगे, अगर इसको हम देखें तो ना, एंशिएंट में 4 मार्क्स थे, मॉडर्न में 32 मार्क्स का हो गया। फिर हिमाचल की जब हम बात करें तो क्रिटिकली तो देखो 2 एरियाज इन्होंने, एक तो मुगल वाला टाइम है, तो हिमाचल में इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ मिडिवल स्टेट कांगड़ा कुल्लू चंबा, और इसमें रिलेशन विद मुगल्स एंड सिख, तो मुगल और सिख दोनों पे प्रश्न पूछा गया। एक क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है मुगल और हिल स्टेट के बीच में रिलेशनशिप, और इसमें भी एक टाइम पीरियड दिया गया है 1605 से 1658 का पीरियड। ये कौन सा पीरियड है, जहांगीर वाला टाइम, ठीक है ना, जब वो आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, वो सारा पीरियड इसके। तो स्पेसिफिकली इन्होंने एक तो रिलेशनशिप की बात करी है, और उस टाइम पर मतलब फिर वही रहेगा कि इवेंट्स क्या क्या, और इन्होंने क्या किया है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है रिलेशनशिप कि उस समय पर मुगल्स और हिल स्टेट्स का रिलेशनशिप कैसा था, और पीरियड भी स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। फिर
डिस्कस क्रिटिकली सिख एंड हिल स्टेट्स रिलेशन। तो सिख और हिल स्टेट का रिलेशन किस टाइम पर, देखो यहाँ पर भी 2 पीरियड दिए इन्होंने, ठीक है। एक ये बात कह रहे हैं लेटर 18th सेंचुरी, और दूसरा क्या कह रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी जो इसके पार्ट्स रहेंगे लेटर 18th सेंचुरी, है ना, बिल्कुल संसार चंद वाले एस्पेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर। और सिख का रिलेशनशिप कैसा कैसा रहेगा, और फिर 19th सेंचुरी के बाद कैसा रहा, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट्स है जिसको हमने मेंशन कर। देखो अब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंपली आप बताओ, पीरियड्स भी मेंशन कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जैसे हिमाचल के अंदर ही, है ना, गोरखा सिगौली 5 ईयर प्लान्स रहेंगे। इसमें पेंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एवोल्यूशन किसका, भासोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो भासोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में बताएं, लाइट ऑन कि इवॉल्व कैसे किए हैं और इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने भासोली के ऊपर ना, कि भासोली इवॉल्व कैसे करी है, तो उसके बारे में आप एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। फिर दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या कहना कि इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें होती है। तो ये पेंटिंग वाले एस्पेक्ट्स रहेंगे। तो अगर हम हिमाचल को देखेंगे तो यहाँ पे ये 24 मार्क्स का बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजास्टर, है ना, डिजास्टर क्लासिफिकेशन नेचुरल मैनमेड, इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 मार्क्स में पूछा था कि हाइब्रिड हैजार्ड जो है इसको एक्सप्लेन करो, डिफाइन हाइब्रिड हैजार्ड। क्या होता है अगर जैसे कोई चीज है ना, डिजास्टर होगा, नेचुरली भी होना ही है, मैनमेड हमने कुछ ऐसा किया हुआ है जिस वजह से अब वो एग्रावेट हो रहा है, ठीक है। एक एरिया ऑलरेडी लैंडस्लाइड प्रोन है, हमने वहां पर सड़कें बना दी है, खोद दिया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाइब्रिड हैजार्ड की बात हो रही है कि कुछ नेचुरली हो रहा है, कुछ इंसानों ने भी उसमें हेल्प करी है, हाइब्रिड। फिर मोरबी डिजास्टर है, ठीक है। तो देखो करंट अफेयर्स के ऊपर भी पूछ ले, मोरबी क्या हुआ था यहाँ पर ना, सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था, ठीक है। तो उसके ऊपर 4 मार्क्स में इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। तो डिजास्टर के ऊपर 8 मार्क्स पे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी के अगर हम अंदर जाएं तो इन्होंने हाईलाइट द मेजर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारेवा। कारेवा क्या होता है, लेगुस्ट्राइन डिपॉजिट्स कहते हैं हम, जैसे ग्लेशियर वगैरह है उसके जो टेल है ना, मोरेन्स वगैरह लास्ट में जो इकट्ठे हो रहे हैं, लेगुस्ट्राइन डिपॉजिट किन एरिया में है ना, जम्मू कश्मीर, है ना, कश्मीर वाला एरिया रहेगा। और स्पेसिफिकली इसमें क्या उगता है, सैफरन, है ना, सैफरन जो केसर की खेती है वो इसमें होती है। तो इनके मेजर ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, भौगोलिक विशेषताएं इसकी क्या है। इसके अलावा कि जो फिजियोग्राफी, हाउ डज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये 8 मार्क्स का था, ये भी 8 का है। हाउ डज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको उदाहरणों के साथ ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि जो भारत की फिजियोग्राफी है, ठीक, जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं प्लेन है, जमीन कैसी है, पानी है बाहर, है ना, समुद्र का, तो वो कैसे हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जलवायु को कैसे ना प्रभावित कर रही है, जो भौम्य कृतियां हैं, फिजियोग्राफी है, ठीक है। इसके बारे में आपने और कैसे बताना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। जैसे मानसून की मूवमेंट है वो क्यों, फिजियोग्राफी की, जैसे बारिश हो रही है, धर्मशाला में ही ज्यादा बारिश क्यों होती है, ठीक है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अगर सिर्फ हम हिमाचल की ही बात करें, या तो इंडिया की बात हो रही है ना, जैसे हिमाचल में आपका स्पीति है, स्पीति कैसा एरिया है ना, बारिश नहीं होती है, सूखा है, रेन शैडो जोन कहते हैं हम। वो रेन शैडो क्यों बना, है ना, वहां पर आपके पहाड़ है ना, ग्रेट हिमालयाज आपका कट कर रहे होते हैं बीच से, तो लाहौल और स्पीति के बीच से कट हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, वहां का क्लाइमेट इंपैक्ट कर रहा है। बस इस तरीके से एग्जांपल देने, क्यों नॉर्थ ईस्ट में बारिशें ज्यादा हो रही है, क्यों रिट्रीटिंग मानसून जब हिट कर रहा होता है तो उस टाइम पर बारिशें हो रही है, मानसून जब वापस जा रहा है, तो वही फिजियोग्राफी की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं। फिर हाउ कैन डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। देख रहे हो जो ऐसे प्रश्न है, कहीं ना कहीं थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो ना, जैसे कार्यवा है, ठीक है, एक डायरेक्ट प्रश्न है, बट इसमें भी क्या पूछ रहे थे, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कार्यवा की। यहाँ पर फिजियोग्राफी के, तो ये थोड़ा अप्लाइड जा रहे हैं क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ देखें, हाउ कैन डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो हमारे भूमिगत जल संस्थान, जल ये संसाधन है,
है ना, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इनको कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है, कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। दोनों चीजें हैं, एक तो देखो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और दूसरा वही ना कि इसको स्टोरेज भी कैसे बढ़ाई जाए, तभी तो इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट्स आपने इसमें बात करनी है। ये भी आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे हम ज्योग्राफी की इन जनरल बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर से रेवोल्यूशंस है, तो ये 8 मार्कर इन्होंने पूछ लिया था कि येलो रेवोल्यूशन, जैसे यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली होता भी है ना, तो यहाँ येलो रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग इसके प्रॉब्लम्स क्या फेस करिए, जैसे आइसोपॉम है ना, जो स्ट्रेटेजीज अभी गवर्नमेंट भी कर रही है ना हमारे, किस चीज के लिए होता है येलो, येलो रेवोल्यूशन किस चीज के लिए है, ऑयल सीड्स, ठीक है ना, ऑयल सीड्स के लिए होता है। तो यहाँ पर फर्दर इसमें एडिबल ऑयल की डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हिंदुस्तान के अंदर यूज की जा रही है, इसके बारे में हमने बात करनी थी। 8 मार्कर था ये। फिर इसके बाद यहाँ पर हम हिमाचल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट्स है आपके ज्योग्राफी के अराउंड 32 मार्क्स के हो जाएंगे। 8 का डिजास्टर, 32 का ज्योग्राफी, टोटल देखोगे 40। यहाँ पर हिमाचल के एस्पेक्ट अगर हम देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन विशाल ताल, विशाल ताल पर भौतिक टिप्पणी लिखें। ठीक, कौन सा है विशाल ताल, सूरज ताल है, सूरज ताल को ही हम विशाल ताल कहते हैं। तो उसके बाद पहले क्या क्वेश्चन आया था एक बार, जैसे चंद्रताल पूछा हुआ है, ठीक है ना, स्लाइड में पूछा था चंद्रताल, तो यहाँ सूरज ताल पूछा गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जैसे टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर दी हुई है ना, तो टूरिज्म पॉलिसी में इससे क्वेश्चन पूछा गया पिलग्रिमेज टूरिज्म का, कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है, कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है, और दूसरा डू यू थिंक दिस कुड बी अ मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया। पिलग्रिमेज टूरिज्म में हम क्या बात कर रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह धार्मिक रीजन से, अब जैसे 4 धाम यात्रा है ना, बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं, तो इस तरीके से। और क्या आपको लगता है कि कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए एक मॉडल की तरह काम कर सकता है? क्या देश में इसकी वजह से इंटीग्रेशन आ रही है? क्या एकीकरण का भाव देश के अंदर इसकी वजह से बढ़ रहा है? ठीक है, ये बात हमने करनी थी। ये 4 मार्क्स के अंदर लिखना है। और फिर देखो एक 20 मार्कर, ये क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफी हिमाचल की हाइड्रो पावर है, तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ना, इकोनॉमिक सर्वे से हेल्प मिल जाती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल कैसा है हिमाचल का, इसके बारे में बताओ, इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और है ना फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ओवरऑल हाइड्रो पावर पोटेंशियल के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं सर्वे में कौन कौन से आ रहे हैं, उनके बारे में इसमें बात की जा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको डेवलप करने के लिए, क्यों ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इन एस्पेक्ट्स पे भी इसमें बात हो सकती है। और क्या है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा 32 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, 20 और 12, 4 सर के 2, क्योंकि यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन है, ग्रो इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, और एक थीम इस तरह से पूछा गया था कि डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट एलिमेंट अटैच्ड टू इट, कि डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है ना कुछ एक कॉस्ट है, डेवलप करोगे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। अब क्या सजेशंस हैं आपकी कि देश के अंदर, हिमाचल के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके? ठीक है, एक डेवलपमेंटल कॉस्ट, जैसे हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होते हैं कि वहां पर अगर आप इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो तो उसकी एक डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम, हिमाचल प्रदेश जो काम कर रहा है ना, जैसे इसमें वही है ना, हम फर्टिलाइजर डालने के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जमीन को, बट उसके रेपरकशंस भी आ रहे हैं। फिर वही सॉइल टेस्टिंग लैब है, और है ना परंपरागत कृषि विकास योजना सोल्यूशन की तरह हो जाएंगे, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये भी 4 मार्क्स का था, इससे हिमाचल है ना 32 का हो जाएगा। फिर सोसाइटी ना, सोसाइटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, 4 मार्कर है, इस डाइवर्सिटी को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर को हम सेलिब्रेट करते हैं, कैसे ये हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्गर यूनिटी को क्रिएट करने के लिए, और इसको इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। आप देख रहे हो कितना बड़ा एम्बिट है क्वेश्चन का, और कितने पूछा है
4 मार्कर में, और सोच के लिखना है, वहां बैठ के लिखना है। घर से देखो आप ये तो पढ़ के चले जाओगे, जैसे टॉपिक्स क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, ये तो हम घर से पढ़ के चले जाएंगे। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे अगर हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी डाइवर्सिटी को तो फिर हमारी यूनिटी बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा अगर हम प्रश्न देखें, सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज के ऊपर था, है ना, ये आपका 8 मार्कर है कि डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज सिस्टम अमंग द ट्राइब्स। जो हमारी जनजातियां हैं, जनजातियों की जो शादी करने के तरीके हैं अब वो कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, तो पहला कि चेंजिंग पैटर्न क्या है ये बताना पड़ेगा कि पहले तो ये चेंजिंग पैटर्न है क्या, है ना। फिर फर्दर हम क्या बात बोलेंगे कि अंडरलाइन द रीजन लीडिंग टू दीज चेंजेस। पहले शादियों में क्या बदलाव आ रहे हैं, 4 मार्क्स। फिर क्यों ये बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ यही नहीं कि कैसे, ओवरऑल रीजंस भी देखने हैं सोसाइटी में कैसे एक बदलाव आ रहा है शादियों के अंदर। फिर यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन की बात होती है, ठीक है, पहले बड़ा क्वेश्चन आया था अब छोटा कर दिया, ठीक है। जेंडर कहीं ना कहीं जो ये डायमेंशन है रिपीट हुआ है, तो क्रिटिकली एग्जामिन द जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, है ना। जेंडर हमने स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि सोसाइटी हमारी डिवाइडेड है। सोसाइटी क्यों डिवाइडेड है, अमीर गरीब की वजह से डिवाइडेड है, कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है, ठीक है। सोसाइटी में जो ओवरऑल डिवीजन आ रहा है वही ये क्या कह रहे हैं, जेंडर के एस्पेक्ट से आप एग्जामिन करो। और कैसे करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो हमारा जेंडर डायमेंशन स्ट्रैटिफिकेशन का कैसे सोसाइटी में आ रही है स्ट्रैटिफिकेशन, और फिर उसको फिर हम एनालाइज करेंगे आजकल हो क्या रहा है इसके अंदर। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं क्योंकि 8 मार्क्स का है, नेक्स्ट ये बात, पहले इसको एनालाइज करो। फिर डू यू थिंक लीगल मेजर्स आर इनफ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ जैसे लीगल मेजर्स अभी करे गए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये बनाई गई एक्ट बनाई गई है इसको रोकने के लिए, तो उस टाइम पर एक लीगल मेजर की तरह है, ठीक है। डावरी कोई मांगता है, लीगल मेजर उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ लीगल मेजर्स इनफ है या फिर हमको सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर भी जोर देना चाहिए। क्या सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स पे जोर देने की जरूरत है ना। कोई भी लॉ है अगर लोगों को पता ही नहीं है तो फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, या लोग डिमांड ही क्यों करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, अवेयरनेस भी जरूरी है। तो ये बोलना कि नहीं नहीं देखो जी लॉ बहुत है बताना जरूरी नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं था, है ना। तो जिसमें जब ये कह रहे हैं कि डू यू थिंक, तो आपको वो रीजन देना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि साथ में हमको अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर भी जो जागरूकता है, जागरूकता के लिए भी हमको कुछ पैसा लगाना जरूरी है, ठीक है। यस, इसके ऊपर फिर हम बात करें तो 8 मार्कर है ये। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस। जैसे गवर्नेंस का थीम है तो इसमें क्या बात की जा रही है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समावेशी शासन की जो बात होती है, इससे आपको क्या समझ आता है, समावेशी शासन क्या है। फिर हाउ डज इट मेक द पॉलिसी मोर डेमोक्रेटिक, जो अवधारणा है ना, इससे अगर हम पहले तो कि इंक्लूसिव गवर्नेंस है क्या, तो इंक्लूसिविटी सबको साथ लेके चलना। अब गवर्नेंस के अंदर जब हम शासन की बात कर रहे हैं उसके अंदर कैसे हम लोगों को एक साथ लेके आए, इस अवधारणा को आप कैसे समझते हैं। और दूसरा कि राजनीति को अधिक लोकतांत्रिक ये कैसे बनाएगा, कैसे ये हमको ज्यादा अगर हम इंक्लूसिव गवर्नेंस लाते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स ना, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कैसे इंक्लूसिव गवर्नेंस लाई जा रही है और कैसे उसकी वजह से जो ओवरऑल डेमोक्रेसी है ये इंप्रूव कर रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। इस पे हमने बात करनी थी। ये आपका 8 मार्कर रहेगा, ठीक है, जो गवर्नेंस का थीम हमने देखा था। फिर यहाँ ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या बात कह रहे हैं, 4 मार्कर, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। तो पब्लिक डिलीवरी जो लोगों को की जा रही है, ठीक है, पब्लिक डिलीवरी का जो सिस्टम है इसमें नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो इसके आपने एग्जांपल्स बताने हैं। देखिए सबसे बड़ा पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं, पीडीएस है, ठीक है। तो कैसे टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं,
इस तरीके से बाकी भी जो डिलीवरी सिस्टम रहेंगे उनमें कैसे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम नई है ना ये तकनीक का, प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, ओवरऑल जो पहले स्कोप था ना अपने दिमाग से चलने का वो कम होता है, निष्पक्षता आती है ना, यहाँ पर पारदर्शिता आती है। ठीक है, तो इन एस्पेक्ट्स पे हमने बताना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इनका रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखो सिर्फ ये नहीं बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो पहली बार देखते तो बड़ा आसान लगता है, बट वही होता है ना, ये क्या कह रहे हैं कि रोल क्या है इनोवेशन का, सिर्फ इनोवेशन ही नहीं बतानी है, उसका रोल भी बताना है कि कैसे वो इम्प्रूव करेगा। फिर हिमाचल है ना, हिमाचल वाले एस्पेक्ट में तो सोसाइटी हमने देखे अराउंड 20 मार्क्स का रहेगा। फिर हिमाचल, इसमें कस्टम्स की जब हम बात करते हैं, traditional ritual and customs among the people of Himachal have been undergoing transformation due to modernization and market forces। ठीक है, तो जो मार्केट फोर्स है हमारी और मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है, आधुनिकरण और बाजार की ताकतें, ये दोनों क्या कर रही है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कस्टम है, हमारे पारंपरिक ये कर्म कांड और रीति रिवाज, इसमें इसकी वजह से परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसा है ना, कस्टम कैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ओवरऑल लोग चेंज ला रहे हैं ना, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और मार्केट फोर्स कैसे काम करती है, रिसोर्सेज फर्दर हम ये कहते हैं, लेकिन मार्केटाइजेशन भी तो हो रही है। ठीक है, डिमांड सप्लाई को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हो रही है। तो आपका ओपिनियन क्या है स्टेटमेंट के ऊपर? देखो पहली बात तो ये है कि कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बात पूछ रहे हैं आपसे कि आपका ओपिनियन क्या है इस स्टेटमेंट पे, एंड हाउ डू यू थिंक दीज सोशल प्रैक्टिसेस कुड बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये कह रहे हैं कि जो हमारे कस्टम है, ट्रेडिशन है ना, मार्केट फोर्स की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कह, अगर बदल रहे तो नेगेटिवली बदल रहे हैं, अगर तो 4 मार्क्स में देखोगे तब तो एक ही एस्पेक्ट पकड़ोगे ना। और फिर क्या है ना, कैसे आप ना, हाउ डू यू थिंक दीज सोशल प्रैक्टिसेस कुड बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कैसे इसको रोका जा सकता है या इनको बचाया जा सकता है एक्सटिंक्शन से। ऐसा नहीं है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी बचाया जा सकता है अगर आप देखो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि पुराना ट्रेडिशन है, कल्चर है, खत्म हो रहा है, अब ये चीज देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे होता है कि वो काटकुनी, वास्तुकला, ये सब खत्म हो रहा था, अब क्या है, ऑनलाइन जब चीजें बिकने लगी है तो गांव गांव में लोग बना रहे हैं और फॉरेन तक चीजें जा रही है, वो कंटिन्यू हो रहा है ट्रेडिशन, है ना। पहले जैसे अभी जीआई टैग मिला है लाहौल में, जो हैंड निटन बनते हैं ना, ये सॉक्स वगैरह बनते हैं, तो पहले डिमांड नहीं थी, जीआई टैग मिल गया, आप बताओ बाहर भी जाने लग गया है। वही है, उससे भी तो बच रहा है एक्सटिंक्शन से। पहले लोग काम नहीं करते थे खेतों में, अब लाल चावल लोगों ने छोड़ दिए थे उगाने की, बहुत टफ है, अब क्या हो गया है वहां पर, अब गवर्नमेंट जीआई टैग दे रही है, तो क्या हो जाएगा उससे, लोग उसको पैसा अच्छा मिल रहा है, जैसे पेजा वगैरह की चावल है 700 तक जा रहा है वो पर केजी, ऑटोमेटिकली लोग उसको उगाएंगे। ठीक है ना, वही मॉडर्नाइजेशन, मार्केट फोर्सेस को भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, विलुप्त होने से बचाने। फिर ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या बात कह रहे हैं क्वेश्चन, ट्राइबल सोसाइटी आर इन ट्रांजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक सोसाइटी है जो ट्राइबल लोगों की, वो बदल रही है, ट्रांजिशन में है ना, तो वो क्यों, है ना, एनालाइज द फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन इन हिमाचल प्रदेश। तो पहले क्या बात कह रहे हैं, तो 4 नंबर है ये भी, नहीं क्या पूछ रहे हैं कि क्यों सोसाइटी बदल रही है पूरे देश में और हिमाचल में, इसलिए यहाँ तो बाद में बोलना ट्रांजिशन इन हिमाचल, तो बदल क्यों रही है, वो फैक्टर्स बताओ, और उस बदलने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका विश्लेषण करो। ठीक है ना, तो और इसमें भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और वही होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही सोच सोच के आप लिख रहे होंगे वहां पर, टफ नहीं है उसमें, वही बार बार ही कह रहा हूँ, जब भी आप सोच रहे हो ना, पढ़ते तो ऐसा लगता है अरे ये तो ठीक है, बट ये है कि मैं इसके अंदर ऐसा फैक्ट क्या लिखूंगा कि मेरे को मार्क्स मिलेंगे, असली बात बस ये। ठीक है ना, कि क्या क्या फैक्ट्स जोड़े जा सकते हैं फर्दर। जैसे ये मैरिज कास्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द मेन सोशियो इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग pompousness and exhibitionism in marriages of हिमाचल सोसाइटी। एग्जिबिशनिज्म क्या है, जो दिखावटीपन बढ़ रहा है, ठीक है, पॉम्पोसनेस क्या है, आडंबर बढ़ रहा है। तो ये बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक रीजंस क्या है कि सोसाइटी, और ये कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का है।
आपसे तो सीधा लिखना है कि ऐसे क्या रीजन है कि लोगों को, और कौन से रीजन, सामाजिक है ना, सोशल और इकोनॉमिक, कि क्यों शादी में खर्चा लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रीजन देते हैं। तो हिमाचल के समाज में विवाहों का खर्चा क्यों बढ़ रहा है। फिर दूसरा कास्ट है, और देखो ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क करेगा। ठीक है, 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आया था। ये क्या कहता है, और इसमें देखो कितना, एक तो होता है ठीक है जब हम पढ़ते हैं तो कास्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कास्ट कैसे चल रही है। इन्होंने कास्ट का कौन सा थीम पूछा है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया गोइंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, कि दोबारा से रिवाइव हो रहा है हमारा जो कास्ट सिस्टम है। क्यों, विद इंक्रीज्ड पॉलिटिसाइजेशन। जो जाति व्यवस्था है ये राजनीतिकरण के कारण दोबारा से रिवाइव कर रही है। कैसा हो रहा है, नई लाइफ मिल रही है इसको। ठीक है, तो अभी जो नई लाइफ मिल रही है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि जो कास्टिसिज्म है, रिलीजन, ये बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन की वजह से दोबारा से बढ़ रहा है, इलेक्शन के टाइम पर ये फिर से उड़ जाता है। और दूसरी बात क्या है, सब्सटैंशिएट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहले तो ये बोलो कि हाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तब तो आप बोलोगे कि हाँ जी बढ़ रही है, पॉलिटिसाइजेशन हो रही है कास्ट की। फिर आपने क्या बताना है, एग्जाम्पल दो कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों बातें, एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, दोनों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर कितने मार्क्स में है, 20 मार्कर है। ठीक है ना, ऐसा तो लगता है जैसे अगर मैं पूछूंगा कि हाँ जी हो रहा है पॉलिटिसाइजेशन की नहीं हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ऐसा एग्जाम्पल दो। ठीक है, फिर आता है ना, एग्जाम्पल देके समझाओ। उस समय पर 20 मार्कर है, आप कैसे इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे कंक्लूजन दोगे। देखो ना, स्वर्ण आयोग था हिमाचल में, सवर्ण आयोग सुना है, लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी, एक सवर्ण आयोग भी होना चाहिए कि सबके रिजर्वेशन मिल रही है तो थोड़ा इनके इंटरेस्ट को भी, जैसे होता है ना कि एससी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग कमीशन है, तो एक जनरल वालों की भी कमीशन होनी चाहिए। हिमाचल में ये भी इशू था। ठीक है, अगर आपको पता है तो यस ऐड हो सकता था, पॉइंट बन सकता था। पॉलिटिसाइजेशन ही है ना, इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था। जिसने, अगर तुमने पेपर खुद लिखा नहीं है तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन है सारे इजी है, ये तो कुछ तो लिख ही देंगे यार, ऐसा नहीं होता। अरे बिना पढ़े, खासकर जिसने नहीं पढ़ा है ना, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अभी इस पेपर को देख के। अरे क्या है, 4-5 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ लूंगा, है ना, बाकी लिख लेंगे, बाकी तो बनाना ही है। ठीक है, बस इसी को समझने की कोशिश करो, लिखोगे क्या जिससे नंबर मिलेंगे, है ना, वो है प्रश्न कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि इसमें मार्क्स आए। और जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है, अब वो समझ सकता है ना कि वो जो पर्सनालिटीज पूछी थी वो कितना अंदर जाके पूछी है ना। हाँ, अब जैसे जिसने डिजास्टर पढ़ा है, ऐसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, सारी चीजें उसे पढ़ के गया है, फिर उसके बाद जब उससे हाइब्रिड पूछा जा रहा है, नेचुरल मैन मेड पढ़ के गया था, या मोरबी पे पूछा जा रहा है, अगर करंट किसी ने नहीं देखा, आपने चाहे जितना मर्जी डिजास्टर के बेसिक टॉपिक्स पढ़े होंगे चल जाएगा। आप गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का वो चार्ट पढ़ के चले जाओ, है ना। यहाँ क्या पूछा था, इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है ना, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब उसी टाइम पे आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, मतलब सामने प्रेजेंट किया जाए क्वेश्चन तो दिमाग में आपने आइडियाज को लेके आना है। ठीक है ना, कि कैसे आपने झट से, अगर आपको एग्जैक्ट आपने नहीं पढ़ा है, जो चीजें आपने पढ़ी है उस चीज को कंपाइल करके आंसर लिखना, उसके लिए थोड़ा सा लिखते रहो, जरूरी। और एटलीस्ट इस पेपर को भी एक बार लिख के देखो, जिन्होंने नहीं लिखा है, मतलब बाकियों को तो लिखवाया है, पर हाँ अगर किसी ने नहीं भी लिखा है तो एक बार लिख के देखो, तब तुम्हें समझ आता है कि अरे यार क्वेश्चन तो लिखने में कितना आसान था, वो जो रियलाइजेशन है। क्योंकि ऐसा ना बाद में आपने ये देखना है कि भाई मार्क्स किस किस चीज के मिल रहे हैं, बाकी तो मैंने गप मार दी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा काम करना है।